हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक परासरण और परासरण दाब भी देखेंगे। और इसके साथ जो परासरण दाब समीकरण होती है उसे भी देखेंगे, क्योंकि जो परासरण दाब समीकरण होती है वो कई सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होती है और फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये जो विलियन चैप्टर है उसी से लिया गया है। परासरण टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। 2 नंबर में पूछेगा तो आपसे परासरण की परिभाषा पूछ लेगा, या फिर परासरण दाब का परिभाषा पूछ लेगा, या फिर परासरण जो होता है उसका फिगर पूछ लेगा, या फिर परासरण दाब समीकरण पूछ लेगा। एक ही तीनों में से एक ही चीज पूछेगा। अगर 2 या 3 नंबर में पूछेगा, अगर 3 नंबर में पूछ लेगा तो 2 टॉपिक पूछ सकता है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो ये सारे पूछेगा। तो हम सबसे पहले परासरण समझ लेते हैं। परासरण समझने के लिए आपको ये फिगर सबसे पहले समझना होगा। ये फिगर क्या है और इसमें ये सब क्या है। तो इस फिगर में ये जो 2 अलग अलग बॉक्स हैं, इसमें विलायक के अणु भरे हुए हैं, जो कि ये इसमें जो विलायक के अणु भरे हुए हैं वो कम सांद्रता वाले हैं, और इसमें जो विलायक के अणु भरे हुए हैं वो अधिक सांद्रता वाले हैं। और बीच में जो पट्टी लगी हुई है वो उसे बोलते हैं चरमपात्र झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली। जैसा कि इसमें डिफिनीशन में हमारा आ रहा है अर्ध पारगम्य झिल्ली, या फिर इसे चरमपात्र झिल्ली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम चरमपात्र झिल्ली लिख देते हैं। तो ये हमारी चरमपात्र झिल्ली हो जाएगी, और ये जो हो जाएगा वो अधिक सांद्रता वाला विलायक हो जाएगा। अधिक सांद्रता वाला विलायक हो जाएगा ये हमारा। और ये जो हो जाएगा वो कम सांद्रता वाला विलायक हो जाएगा। इसमें जो होता है आपका कम सांद्रता होगी, और इसमें जो होगी अधिक सांद्रता होगी। और ये जो अणु होते हैं ये विलायक के अणु होते हैं। इसमें ये जो अणु हैं ये विलायक के अणु हैं। इसमें ये विलायक के अणु कहलाते हैं। ये जो अणु कहलाते हैं ये आपके विलायक के अणु कहलाते हैं। आप समझते हैं कि इस डिफिनीशन में क्या कह रहा है। डिफिनीशन से इस फिगर को समझेंगे। तो डिफिनीशन में कह रहा है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। तो जैसा कि इसमें बोल रहा है, जैसा कि हमने बताया था कि इन दोनों बॉक्स में विलयन भरा हुआ है। तो जो विलयन भरा हुआ है इन दोनों बॉक्स में, उसमें विलायक भी होगा और विलेय भी होगा। तो जो विलायक के अणु हैं इसमें, जो ये विलायक के अणु हैं, तो इनका जो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि जो चरमपात्र झिल्ली है इसी को अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से, अब ये कम सांद्रता वाला विलयन है और ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह ही क्या कहलाता है, विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। अब इसमें जो विलयन में विलायक के अणु हैं वो इस अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह कर रहे हैं। तो यही प्रवाह जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। तो एक छोटी सी डिफिनेशन है जिसे आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। 1-2 बार इस चित्र को आप समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये 2 विलयन भरे हुए हैं और यहाँ पे चरमपात्र झिल्ली लगी हुई है। अब इस विलयन में जो विलायक के अणु हैं उनका ये कम सांद्रता वाला विलयन है, ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है। और जो ये विलयन है इसमें जो विलायक के अणु हैं उसका कम सांद्रता वाले विलयन के जो विलायक के अणु हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। यही आपको डिफिनीशन में लिख देना है। अब देखते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब की यहाँ पे डिफिनीशन दी हुई है, उसके बाद हम समझेंगे कि परासरण दाब समीकरण क्या होती है। उससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जो चरमपात्र झिल्ली होती है ये क्या होती है। जो चरमपात्र झिल्ली होती है वो झिल्ली होती है जिसमें से विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते, यानी कि जो विलेय होंगे इस विलयन में जो विलेय होंगे उसके जो अणु होंगे वो आर पार नहीं जा सकते, जबकि जो विलायक होंगे, विलायक के जो अणु होंगे वो आर पार आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ से विलायक के अणुओं को ही आर पार करवाया गया, विलायक के अणुओं का ही प्रवाह करवाया गया। यहाँ से जो विलेय के कण होंगे, विलेय कौन कौन से हो सकते हैं, आपका शहद हो सकता है और शक्कर हो सकता है विलेय। तो इसी प्रकार के जो विलेय के
अणु होंगे वो आर पार नहीं हो जाते हैं। जो विलायक के अणु होंगे, विलायक में आपका पानी आ जाता है, जल यानी कि, तो वो आर पार चला जाता है, चर्म पात्र झिल्ली के आर पार चला जाता है। और जो शहद होगा वो चर्म पात्र झिल्ली के आर पार नहीं जा सकता है। तो यही आपकी चर्म पात्र झिल्ली कहलाती है। जो विलेय के अणुओं को आर पार नहीं जाने देती और विलायक के अणुओं को आसानी से आर पार चले जाने देती है, वो चर्म पात्र झिल्ली कहलाती है। अब हम आपको पराशर दाब बता देते हैं कि पराशर दाब क्या होता है। तो पराशर दाब की डिफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि विलयन पर लगाया गया हुआ न्यूनतम दाब जो पराशर क्रिया को रोक देता है उसे ही पराशर दाब कहते हैं और इसे पाई से दर्शाते हैं। यानी कि जो विलयन है, ये यहाँ पे जो दो विलयन भरे हुए हैं, अब इन पर कोई न्यूनतम दाब लगाया गया। आप विलयन भी बोल सकते हैं या फिर चर्म पात्र झिल्ली भी बोल सकते हैं। इस पर कोई न्यूनतम दाब लगाया जाए या फिर पूरे जो विलयन भरे हुए हैं उस पर कोई दाब लगाया जाए। अब जो दाब न्यूनतम दाब लगाया गया जो कि इस पराशर की क्रिया को रोक देता है, यानी कि जो कम सांद्रता वाले विलयन है वो इस तरफ से इस तरफ गमन नहीं कर पा रहे हैं, ये पराशर की क्रिया को रोक देता है, तो उसे ही पराशर दाब कहते हैं। यानी कि पराशर की क्रिया को रोक देने पर जो दाब लगाया जाता है, वो जो न्यूनतम दाब लगाया जाता है उसे ही पराशर दाब कहते हैं। इसे पाई से दर्शाते हैं। अब हम देख लेते हैं पराशर दाब समीकरण क्या होती है और पराशर दाब समीकरण भी समझेंगे अच्छे से, उसके बाद हम आपको इसके स्क्रीनशॉट दे देंगे। तो ये आपकी यहाँ पे पराशर दाब समीकरण दी हुई है। ये जो पराशर दाब समीकरण होती है ये आपके चार्ल्स के नियम, बायल्स के नियम सब पर अप्लाई होती है। और ये जो पराशर दाब समीकरण है ये कहाँ से ली गई है, ये आपकी क्लास 12 में आपने पढ़ा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा गैस समीकरण। गैस समीकरण के अनुसार ही ली गई है। गैस समीकरण में क्या होता है, यहाँ की जो पाई है, पाई के स्थान पर पी होता है और यहाँ पे जो पराशर दाब समीकरण है उसमें पी के स्थान पे पाई लिख दिया जाता है। जो गैस समीकरण होता है वो ऐसा होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है और जो यहाँ पे पराशर दाब समीकरण है तो यहाँ पे पी के स्थान पर पाई ले लिया गया है। तो यहाँ पे जो या फिर इसे पाई वी बराबर एनआरटी लिखे और या फिर ये जो v है ये इसके नीचे आ जाएगा, n के नीचे आ जाएगा, उससे भी लिख सकते हैं। तो या करके हमने लिख दिया है पाई बराबर n/v RT। तो ये भी आपका पराशर, इसे कई रूपों में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी वो होगी 0.0821 लीटर पर ATM पर केल्विन पर मोल, ये जो होगी आपकी R की वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे जो n/v है इसका मान होता है, इसे C से भी डिनोट करते हैं, यानी कि C बराबर n/v होता है। तो इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। ये जो समीकरण है इसे कई रूपों में लिखा जाता है। तो पाई बराबर CRT हो जाएगा। तो C क्यों होगा, क्योंकि चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है कि चूँकि हमने लिखा है कि n/v बराबर C होता है, तो n/v जो यहाँ पे दिया हुआ उसका C हो जाएगा। अब यहाँ पे जो R है, R जो है यहाँ पे गैस नियतांक है, तो इसे R से डिनोट करें या फिर इसके हिसाब में यस लिख ले, वो आपके न्यूमेरिकल के अनुसार लिख लिया जाता है। पाई बराबर CST भी यही फॉर्मूला पराशर दाब का ये भी फॉर्मूला होता है। ये पराशर दाब है समीकरण है, इसे कई रूपों में लिखा जा सकता है, यानी कि इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें। इसे कई रूपों में लिखा जाता है क्योंकि अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अलग अलग चीज़ों की अलग अलग वैल्यू दी होती है, तो उन्हीं वैल्यू के अनुसार ही पराशर दाब समीकरण को लिखा जाता है। तो हम इसमें कौन सा आइकन किससे डिनोट करता है उसे भी देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे पाई होता है वो पराशर दाब होता है, यानी कि जो पराशर दाब होता है उसे पाई बोलते हैं। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि पराशर दाब को पाई से डिनोट करते हैं। एन जो होता है, यहाँ पे जो एन होता है वो मोलों की संख्या को डिनोट करता है, यानी कि जो मोल होते हैं, मोलों की संख्या होती है उसे डिनोट करता है आपका एन। और जो आर होता है वो गैस स्थिरांक को डिनोट करता है, जो आर वो गैस स्थिरांक को डिनोट करता है। यहाँ पे जो आर लगा हुआ है ये सभी गैस स्थिरांक को डिनोट कर रहा है, ये एस भी गैस स्थिरांक को ही डिनोट करता है। जो सी है वो सांद्रता को डिनोट करता है, यानी कि जो सी है उसका मतलब क्या होता है, सांद्रता। यानी कि अगर आपका किसी भी न्यूमेरिकल में C दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो उसका पराशर दाब आराम से निकाल सकते हैं। और किसी में
एन वी दिया होता है, आर दिया होता है, टी दिया हुआ था, तब आप उससे पराशर दाब की वैल्यू पूछ देता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो वी होता है वो होता है आयतन, यानी कि जो वी होता है यहाँ पे उसे आयतन बोलते हैं। तो यही थे आपके पराशर दाब समीकरण। तो हम आपको एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। पराशर दाब और पराशर दाब समीकरण जो है उसके भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो सबसे पहले जो पराशर दिया हुआ है और ये फिगर दिया हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें अच्छे से। और उसके बाद ये जो पराशर दाब की डिफिनीशन दी हुई है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये दो दो नंबर में पूछ दी जाने वाली डिफिनीशन बन सकती हैं और ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है पूरा क्वेश्चन। और ये जो पीछे जो समीकरण दी हुई है ये तो 100% पूछ दी जाती है, 7 सेट में से किसी एक सेट में जरूर पूछ दी जाती है। तो उसका भी हम आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट करें पराशर दाब समीकरण का। उसके बाद जो इनके प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपको ये याद रहता है तभी आपको ये सब लिखना है, वरना आपको ये सिर्फ तैयार करने के लिए ही पर्पस से बताया गया है। वैल्यू भी अगर आपको याद रहती है तभी आपको लिखना है, वरना आप पराशर दाब समीकरण ये वाले लिख देंगे पूरी तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो जो आपका पराशर टॉपिक था और पराशर दाब टॉपिक था और पराशर दाब समीकरण टॉपिक था, तीनों टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए। इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।